नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर में टैरिफ वॉर झोंकने वाला डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया भर को टेररिज्म से डराने वाले डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दहशत में है। डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका को धमकाने की और डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद दहशत महसूस हो रही है। ये वही ट्रंप है जिन्होंने खुद को अमेरिका का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कहा था। आज उन्हीं ट्रंप के खिलाफ दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां एक साथ खड़ी हुई, पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का ये ट्रायो ट्रंप को डरा रहा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों थ्रेटन करने की बात कही है? आखिर अमेरिका को डर क्यों लग रहा है? आखिर अमेरिका दहशत में क्यों है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को आखिर किस बात का खौफ सता रहा है? करेंगे आज डिटेल से बहस डिबेट में। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को डर लग रहा है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका खौफ में है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? अगर मैं आपको कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप को रात में नींद नहीं आ रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बेशक आप कहेंगे कि इस दुनिया में अमेरिका को किससे डर लग सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है, उससे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अंदर से बहुत डरे हुए हैं। चीन में आज परेड का आयोजन किया गया, सैन्य परेड का, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस सैन्य परेड में 3 बड़ी शक्तियां एक साथ थी, पुतिन, जिनपिंग और तानाशाह किम जोंग उन। यानी कि अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मन, पहला रूस, दूसरा नॉर्थ कोरिया और तीसरा चीन। और ये ट्रायो देखकर डोनाल्ड ट्रंप खौफजदा हो गए। खुलकर बोलने के बजाय अंदर ही अंदर सहमे नजर आए। सोचिए, ट्रंप की राजनीति हमेशा धमकियों के दायरे में चलती रही, ताकत के प्रदर्शन पर टिकी रही। कभी ईरान को कुचलने की बात, कभी चीन को सबक सिखाने का दावा, कभी रूस को चेतावनी, कभी नॉर्थ कोरिया को खत्म करने की धमकी, कभी भारत पर अनाप शनाप टैरिफ लगाने की बात। लेकिन अचानक से हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। जिन्हें ट्रंप ने दुश्मन माना, वो एक साथ खड़े हो गए। और ट्रंप, अमेरिका का टफ गाई कहलाने वाला डोनाल्ड ट्रंप अचानक डरा डरा सहमा सहमा नजर आने लगा। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह कर दिया, जिनपिंग ने एशिया से लेकर अफ्रीका तक अपनी पकड़ बनाई और किम जोंग ने बार बार मिसाइल टेस्ट कर अमेरिका को चुनौती दी। और जब यह ट्रायो एकजुट हुआ, तो ट्रंप का इकबाल हिल गया। और ये कयास कैसे लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप इतने बौखलाए, इतने डरे कि उन्होंने इस मुलाकात को अमेरिका के खिलाफ साजिश बता दिया और कहा कि अमेरिका के खिलाफ ये तीनों नेता मिलकर साजिश रच रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, नेताओं को शुभकामनाएं। तीनों नेताओं की मुलाकात पर सवाल यही है, क्या एक नया एंटी ट्रंप ब्लॉक है या फिर यह अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ एक ग्लोबल विद्रोह है? ट्रंप कभी कहते थे अमेरिका फर्स्ट, कभी कहते थे दुनिया हमारी शर्तों पर चलेगी, नाचेगी, कभी कहते थे मैं दुनिया का सबसे स्ट्रांग लीडर हूं। लेकिन जब पुतिन, जिनपिंग और किम साथ खड़े हो गए, तो ट्रंप की जुबान लड़खड़ाने लग गई। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप डर गए? क्या अमेरिका के वर्चस्व का बुलबुला फट चुका है, या फिर यूं कहे कि वो दौर खत्म हो चुका है, या फिर ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नई क्रांति है जहां अमेरिका को दुनिया के तमाम देशों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, न कि उनके खिलाफ चलेंगे? ट्रंप ने जो लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप ने पहले तो अपने सोशल मीडिया पर इन तीनों नेताओं को शुभकामनाएं दी, लेकिन उसके बाद वो लिखते हैं कि ये तीनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बीजिंग में जो विक्ट्री डे परेड हुई, इसमें कौन कौन से मिसाइलों का शक्ति प्रदर्शन किया गया। एक नजर डाल लीजिए, जिसमें अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें भी थी। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, YJ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल, JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल, DF
5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये वो हथियार हैं जो अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा रोबोटिक खूंखार कुत्ते, ड्रोन से उड़ने वाला, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला फाइटर जेट। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। बीजिंग में शी, पुतिन और किम की मौजूदगी पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। तीनों की मुलाकात को साजिश बता दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के लिए मुलाकात हुई है। ट्रंप ने तंज भी किया और कहा कि तीनों नेताओं को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप साजिश करिए, इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की कलई खुल गई। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। पैनल का रुख करें, लेकिन उससे पहले दो तस्वीर आप देख लीजिए। एक तरफ अलग थलग पड़े डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले चुके हैं, और दूसरी तरफ तीन महाशक्तियां एक साथ दिखी, जिसमें कि शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन। बेशक ये तीन बड़े लीडर्स हैं, लेकिन ये तीनों अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। अच्छा, अमेरिका में एक अलग तरह की बातचीत शुरू हो गई है। एससीओ की तस्वीर सामने आने के बाद और ये विक्ट्री डे परेड की तस्वीर सामने आने के बाद अमेरिका में ये बात होने लगी कि आखिर भारत को चीन की तरफ, एससीओ की तरफ अमेरिका ने जाने क्यों दिया। इससे अमेरिका के इतने दिनों की मेहनत, जिसने भारत को इस टीम में शामिल होने से रोक रखा था, इस टीम की तरफ जाने से रोक रखा था, उस पर पानी फिर गया। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका में जो थिंक टैंक है वो अब इस बात से परेशान है कि ग्लोबल साउथ इतना मजबूत हो चुका है कि अगर एक साथ सभी मिल गए और अपने मतभेदों को किनारा कर लिया तो अमेरिकी इकोनॉमी से ये दो दो हाथ कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भू राजनीतिक विश्लेषक और इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। मेजर संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, विदेश मामलों के जानकार। जेके त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। और डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जेके त्रिपाठी सर आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, कई देशों में काम कर चुके हैं। ये जो मैं सेंस कर पा रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप के इस सोशल मीडिया पोस्ट से, कि वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। भाई अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं कर रहा, आप खुद डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसी भाषा लिखनी ही नहीं चाहिए अगर आप अपने आप को दुनिया का सुपर पावर कहते हैं और आप सो कॉल्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो क्या बताता है ये पोस्ट, त्रिपाठी सर? देखिए, सबको नमस्कार करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे आकलन के हिसाब से ट्रंप ना तो डिप्लोमेट रहे हैं और ना ही राजनीति पॉलिटिशियन रहे हैं। ये शुद्ध और विशुद्ध बिजनेसमैन रहे हैं, इसलिए हर चीज को एक डील समझते हैं और ये डील की भाषा में बात करते हैं। अपने को एक डीलर से ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ये घिर गए हैं, ये दे, और ट्रंप एक बहुत ही जिद्दी, बड़े ही इन्फ्लेटेड ईगो वाले पर्सन। जब तक उनके ईगो को आप सहलाते रहेंगे तब तक वो खुश रहेंगे। जैसा कि दोबारा मिलने पर जेलेंस्की ने किया, या आपने देखा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या फ्रेंच प्रेसिडेंट ने किया। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर नाराज हो जाते, जैसे पहली बार जेलेंस्की से हुए थे, मोदी जी से हुए। तो अब सवाल ये, अब स्थिति ये है कि ट्रंप ये देख चुके हैं कि उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ बम या उनके द्वारा छोड़े गए टैरिफ मिसाइल का कोई खास फर्क नहीं हुआ। उसका उल्टा ही फर्क, बूमरैंग हो गया है वो विश्व के ये तीनों बड़े नेता। और उसके पहले आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी, फिर तियानजियांग में चार नेताओं ने एक तरह से जैसे हल्के अंदाज में बातचीत की, आपस में ट्रांसलेट किया। इससे उन्हें लगा कि ये तो हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। लेकिन वही है कि जिद्दी आदमी है, पीछे हटना नहीं जानते, तो वो क्या करें। वो देखिए, डिप्लोमेट की भाषा ये नहीं है कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है और आपको शुभकामनाएं। इस तरह का तंज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नहीं होता। लेकिन ये दिखा रहे हैं ये करते कि इनके पास कुछ और कहने को बचा नहीं है। ये आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब खत्म हुई थी एचसीओ मीटिंग, तो उन्होंने
जी जब 2 दिन पहले एचसीओ की मीटिंग खत्म हुई थी तो जी। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बस एक लाइन लिखी, गुड नाइट, और उसके बाद बंद कर दिया था। तो दिस मीन्स कि जब कुछ नहीं रह जाता आपके पास करने को तो आप उल्टी सीधी बात करने लगते हैं। वही ट्रम्प कर रहे हैं, डिस्पाइट इस फैक्ट के कि उनके कितने दोस्त और दुश्मन सभी लोग उन्हें समझा रहे हैं। निकी हेली ने कहा, उनके भूतपूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ये कहा, जेम्स सुलिवान जो कि बाइडेन के सलाहकार थे उन्होंने कहा, मशहूर इकोनॉमिक्स रिचर्ड वोल्फ ने कहा, एडवर्ड प्राइस ने कहा, मैरी किसल ने कहा, जो पत्रकार है, इन सब ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप जो अपने एकदम जैसे वहाँ नहीं होता, मेटाडोर के सामने सांड खड़ा होता है, लाल देख करके उसी ओर भागता रहता है आंख में से। तो लोगों ने कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं जी कि अमेरिका की इकोनॉमी भी ध्वस्त हो जाएगी, आपका कैरियर भी ध्वस्त हो जाएगा, जी। और अमेरिका की थूथू में भी होगी जाएगी। नहीं, वही है ना कि भाई आपने जो एशिया में आपका एक स्ट्रांग होल्ड था भारत, जिससे आपकी मित्रता इतनी अच्छी थी। अच्छा, भारत अमेरिका की मित्रता की वजह से आप चाइना को भी बैलेंस कर ले रहे थे और पाकिस्तान को भी बैलेंस कर ले रहे थे और बाकी चीजों को भी, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को भी बैलेंस कर ले रहे थे। लेकिन अब आप सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। अब वो भारत से आपकी मित्रता जो है वो आपने इस हिसाब से कर रखी। हालांकि भारत अमेरिका के लॉन्ग टर्म संबंधों में इसका बहुत इंपैक्ट होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रिलेशन है उसको जिस लेवल पर वो ले आए, उसके बाद अब उनको लग रहा है कि भाई हमें थ्रेट कर रहे हैं। मैं सोई सर आपका रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद चुप सर, धीरज कौल सर आपके पास आ रहा हूं मैं। ऐसा है कि ये बात निश्चित है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा, इसकी वजह से थोड़ी सी नजदीकियां ज्यादा लग रही हैं। देखिए, ये पहले एससीओ मीटिंग शेड्यूल थी और शायद प्रधानमंत्री जाते या नहीं जाते वो अलग बात थी, क्योंकि देखिए 2 महीने पहले जून में जब राजनाथ सिंह जी वापस आ गए थे, उन्होंने डिक्लेरेशन पर साइन नहीं किया था, क्योंकि वहां पर आतंकवाद के ऊपर सहमति नहीं बनी थी, आतंकवाद का मेंशन के ऊपर सहमति नहीं बनी थी। पर अभी जबकि डिप्लोमेट, पूरी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे, ये सब टाई अप हो गया है कि इस तरह का बयान एक्सेप्टेबल होगा और आतंकवाद के ऊपर बात होगी। और साथ साथ अमेरिका की जो टैरिफ वाली बात है, उसके द्वारा जब प्रधानमंत्री जी गए हैं तो बात निश्चित है कि जिसको कहते हैं कि ट्रंप के सीने पर सांप लौटना, कि ये क्या हो गया। ये तो उन्होंने सोचा था भारत को धमकाएंगे, भारत मान जाएगा, दब जाएगा और कहीं ना कहीं हाथ जोड़ते आएगा कि आप मान जाइए, कुछ ना कुछ कीजिए, हम तैयार हैं, कुछ थोड़ा तेल छोड़ देते हैं, अपने लिए ले लेंगे, बाकी नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात बनाएंगे। लेकिन भारत ने एक अपना स्टैंड लिया। रशिया के साथ जो हमारी सालों पुरानी दोस्ती है वो निभाई हमने, खड़े हुए। ये पुतिन ने भी इस बात को कहा है, मोदी जी ने भी वहां ये बात की कि हम दोनों कठिन समय में कंधे से कंधा मिला के चले। तो यहाँ पे नेचुरली वहां पे बात हो, और यही कारण आज अमेरिका की प्रेस में, उनके न्यूज़पेपर में, उनके टीवी चैनल में, और जो उनके पुराने एनएसए है, एनएसए जो कि डिफेंस मैटर को डील करते हैं, वो इस चीज को कह रहे हैं कि आपने भारत को क्यों खो दिया। 25 साल से भारत के साथ थे, भारत क्वाड का मेंबर था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत, साउथ चाइना सी में हम लोग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बातचीत होती थी। तो ऐसे में ये वाकई में बहुत बड़ी चोट है जो अमेरिका को लंबे समय में नुकसान होगा। लेकिन भारत ने यहाँ पे एक मैच्योरिटी दिखाई हुई है कि हमने अमेरिका के खिलाफ एससीओ के मंच से नाम लेकर कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की जिससे कि नहीं, लगे कि अमेरिका का आज कोई, यही बात है सोई सर, अमेरिका का कोई जिक्र नहीं कर रहा, फिर भी अमेरिका घबरा रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहे हैं, कहने का मतलब अमेरिका तो क्या ही घबराएगा। मैं इस पर अमन साहब आपका रिएक्शन चाहूंगा। इधर से कोई ऐसी रिएक्शन नहीं गए, ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई है। भाई लोग अपने अलाइज से मिलते हैं, विक्ट्री डे परेड होती है, भारत में भी गणतंत्र दिवस पर परेड होती है। अमेरिका को तो कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हमें थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले नमस्कार है, जय भारत है। मैं इसको जय भारत। दो भाग पे बात रखता हूं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रंप साहब बिहेव जैसे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मैंने पहले भी एपिसोड में जिक्र किया। देखिए, 2019 के बाद जब मोदी साहब इलेक्शन जीते तो उसके बाद डीप स्टेट के विद इन नेगोशिएशन ये शुरू हुआ कि अगर भारत के विद इन हमने पार्टिसिपेशन नहीं करी और भारत फ्रेजाइल 5 से ऑलमोस्ट उस टाइम पे टॉप 5 में था, जो कि अब टॉप 3 में ऑलमोस्ट पहुंच गया है, तो अगर विदाउट हमारे पैसे के
या हमारी पावर के, अगर भारत फ्रेजाइल 5 से ग्रो करा तो हमारे पैसे की ग्रोथ कैसे होएगी। एंड सिंस उनको अलाउड नहीं था तब तक भारत की इकोनॉमिक सुप्रीमेसी में, तो हमने देखा होगा डेमोक्रेट्स ने क्या क्या नहीं किया भारत की गवर्नमेंट को डिसमेंटल करने के लिए। आप 2020 से सब कुछ रिकॉल कर लीजिए जो भारत में हुआ और भारत के आसपास पड़ोसी देशों में करवाया गया। सरप्राइजिंगली डेमोक्रेट्स नहीं जीते, ट्रंप साहब जीत गए, मगर स्क्रिप्ट डीप स्टेट की वही थी जो पढ़ के ट्रंप साहब को सुनाने के लिए मजबूरन करना पड़ा। एंड जो कि ट्रंप साहब ने शुरुआत कम करी, नोवारो साहब ने, स्कॉट बेसेंट साहब ने, वो सारी स्टेटमेंट जो तीखे जो बाण हैं रखने वाले, जैसे रिसेंट अभी ब्राह्मण के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दी और वगैरह वगैरह, ये सब इसलिए क्योंकि डीप स्टेट की स्टेटमेंट थी ताकि भारत को एक तरह से आर्म ट्विस्ट किया जाए। डेमोग्राफिक्स कहां से चेंज हुए जी? 1980 में जब यूएस और चाइना की एक तरह से मेल मिलाप हुआ, जिमी कार्टर और डेंग जियोपिंग का, जिसको मैं कहता हूं चिमेरिका हुआ, चाइना वेड्स अमेरिका हुआ, एंड तभी रशिया और यूरोप की अपनी शादी हुई जिसको हम यूरोशिया बोलते थे। 2020 के बाद ये सारा सिस्टम टूटा और चाइना और रशिया इकट्ठे हो गए जिसको मैं चशिया बोलता हूं। अब एक तरफ एक तरह से एंग्लो अमेरिकन, यानी कि मैं यूं बोलूं तो यूरोपियन अमेरिकन, अटलांटिक अमेरिकन, और एक तरफ यहां पे यूरोशिया इकट्ठा हुआ है। भारत एक ऐसे पड़ाव पे है, फलक्रम पे है कि मैं इस तरफ जाऊं तो वहां का पलड़ा भारी और इस तरफ जाऊं तो यहां का पलड़ा भारी, यानी कि यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, मैं एक स्टेटमेंट आखिर बोलता हूं और फिर मैं दूसरे स्टैंड पे आता हूं कि जो अभी जो डिस्प्ले ऑफ पावर दिखाया गया, आपको याद होगा जेडी वैन साहब जब भारत में थे तो उन्होंने जिक्र किया था कि भारत की जमीन के ऊपर खतरा है, और उसके बाद ही उसके आसपास ही पुलवामा अटैक हुआ। मोदी साहब और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी समझती हैं कि यूएस की प्रेजेंस हर जगह है, सीआईए के एजेंट्स हर जगह हैं, इवन एससीओ समिट में भी कई तरह के एजेंट्स वहां पे मीडिया और प्रेस बन के पहुंचे हैं। तभी पुतिन साहब ने मोदी साहब को अपनी गाड़ी में बिठा लिया कि भाई साहब यहां पे कोई मीडिया वाला नहीं होएगा, हम यहां पे आराम से चर्चा कर सकते हैं। तो ये सब समझ आता है मोदी साहब को, इसलिए मोदी साहब एससीओ समिट में गए, परेड में नहीं खड़े रहे, क्योंकि उनको पता है आज ट्रंप भाई साहब की जो स्क्रिप्ट है, चाइना भी कोई हमारा सगा नहीं है। नहीं, अब आते हैं कि वहां पे जो चाइना के पर्सपेक्टिव से देखिए, मैं उससे पहले एक स्टेटमेंट देता हूं कि 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं अगर मैं ध्यान से समझूं। एंड इससे पहले मैं यूं कहता हूं कि एक स्टेटमेंट आती है, देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड देन देयर आर वीक्स व्हेन डेकेड्स हैपन। ये कुछ हफ्ते ऐसे हैं जो पूरा डेकेड का पूरा मिला जुला चल रहा है। पहली स्टेटमेंट माइक वॉल्ट्स की आती है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस होनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फिर उसके बाद स्टेटमेंट आती है कॉल्बी की, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, यूक्रेन से पुल आउट कर लेना चाहिए अपना प्रेजेंस और चाइना के ऊपर फोकस करना चाहिए। रीसेंट स्टेटमेंट स्टीव बैनन क्या कहता है? वो कहता है चाइना के अगेंस्ट हम ताइवान के वाटर्स में टक्कर नहीं दे सकते। ये लेटेस्ट स्टेटमेंट स्टीव बैनन की है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है जी? यूएस को खुद पता है कि अगर चाइना ताइवान लड़ाई करता है और चाइना ने पूरी जो सुप्रीमेसी दिखाई है, तो उसने यूएस के ऊपर अटैक नहीं करना, उसने ताइवान के ऊपर अटैक करना है। एंड 6:1 की कैपेबिलिटीज है, यूएस के एक्सपर्ट्स बोलते हैं, और एक हफ्ते से ज्यादा यूएस लड़ाई नहीं लड़ सकता वहां पे, ये भी बोलता है। तो चाइना ने उसको सिर्फ ये बोला है कि भाई जो मेरा डिस्प्ले ऑफ पावर है, बाय चांस ताइवान में घुसने की कोशिश करे तो मेरे पास टैक्टिकल जो मिसाइल हैं जो कि मैं भारत को दिखाने की कोशिश करता हूं, लॉन्ग रेंज मिसाइल तेरे लिए दिखा रहा हूं, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया भी कि जो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और पिछले 8 साल में जो चाइना ने एक तरह से खड़ी करी है। तो मुझे लगता है कि यहां पे भारत की पोजीशन जो है, अभी भी हम यूं नहीं कहेंगे कि हम चाइना वाले साथ में हैं, चाइना के साथ है, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि अभी यूएस और चाइना वैसे भी पाकिस्तान से हमारे अगेंस्ट दोबारा एक नेक्स्ट स्टेप लेंगे, जिसको मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी सितंबर अक्टूबर के बाद वो भी एंगल खोलना है। फिर वो इजराइल की स्टेटमेंट एंटी यूएस आ रही है, तो ऑब्वियसली वो ईरान इजराइल वाला काउंटर भी खुलेगा। यूएस ऐसे शांत पूरे बैठेगा नहीं। तो हमारा स्टैंड यूएस की तरफ से हो सकता है, आज चाइना के साथ हम रशिया के साथ है, हो सकता है फिर स्टैंड चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा और मोदी साहब ने बिल्कुल सही भांप के उसको विक्ट्री परेड को उन्होंने अटेंड नहीं किया। नहीं, वहां पर और खड़े होने का मतलब ही नहीं था। वहां पे किम जोंग उन और पाकिस्तान के बिल्कुल सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान वाले मिस्टर पीएम को कटोरा इसलिए शरीफ। बुलाया गया था कि भाई साहब वही समिट पे साइन कर दो कि देखो जी पुलवामा अटैक हुआ था, एंड आप भी निंदा कर दो। यानी पाकिस्तान को कहा गया कि भाई तू निंदा कर दे, ताकि भारत जो है वो चाइना रशिया वाले इंक्लिनेशन में आ जाए। तो पाकिस्तान तो बेचारा दोनों जगह से पिटेगा ही, चाइना से भी और यूएस से भी। नहीं नहीं, पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है वो बेचारे, आज उनकी तस्वीर देखकर मैं तो कई बार उसको देखकर मेरी हंसी छूट गई कि भाई किस तरह की स्थिति रही है उनके उस पूरे वॉक के दरमियान, फोटो आप के दरमियान। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, दर्शक भी इसको देखेंगे। अब चूंकि पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो जरा सा बता देते हैं।
जो फोटो आप में शी जिनपिंग थे, उसके 3rd नंबर पे उनके राइट में नेपाल के पीएम केपी ओली थे और उनके लेफ्ट में 8वें नंबर पर शहबाज शरीफ थे, जबकि पाकिस्तान नेपाल से कहीं बड़ा ज्यादा अलाई है। तो ये तो पाकिस्तान की औकात है। खैर, क्यों डर रहा है अमेरिका, क्यों कह रहा है हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है, मैं धीरज कौल जी से समझना चाहूंगा। धीरज कौल जी। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक मैंने आपके सब पैनलिस्ट को सुना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और मैं इसको पॉलिटिकली करेक्ट दिशा में बात करूंगा। देखिए, ये कहना कि अमेरिका डर रहा है, आई वुड नॉट एग्री टोटली विद इट। अभी भी हमारे पास वी आर नंबर 1 इन इकोनॉमी, वी आर नंबर 1 इन टेक। डेफिनेटली लेटली जो पॉलिसीज हुई हैं, इंडिया ने अपने जियो पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिक पार्टनर भारत को, यूएस ने टेक्निकली भारत को थोड़ा सा दूसरे तरफ पुश किया है, जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म यहाँ की मीडिया, यहाँ के थिंक टैंक, यहाँ के पॉलिटिशियंस दे रहे हैं। और स्पेशली उस रेस में जो कि टेक की रेस है, उसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा अगर भारत का जर्नल टाई यहाँ की सिलिकॉन वैली से कम हो जाए, जो दिख रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टूडेंट्स जो कि ब्रेन ड्रेन करके भारत से आते हैं मास्टर्स करने। उनकी एप्लीकेशंस में भी काफी कमी आई है, जो एक बहुत कंसर्निंग थिंग है फ्रॉम अमेरिकन टेक सेक्टर वाइज। लेकिन ये जो परेड है, अभी हमने देखा कि पुतिन वहां पे है और जिन जिनपिंग भी हैं और पाकिस्तान के लीडर हैं और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रेसिडेंट हैं। ये एक तरीके का अपने आप को ग्लोबल पावर एम्फसाइज करने का एक प्रदर्शन भी है, जो कि अमेरिका के खिलाफ एक तरीके का एक यूनियन दिखाई दे रहा है। और ये मत भूलिए कि इन तीनों देशों में एक देश ऐसा है जो अमेरिका को डायरेक्ट थ्रेट करता है पिछले 7 से 8 साल में, कि जैसे भी हमारे पास मिसाइल होंगी जो हम आपके स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट कर सकते हैं, हम करेंगे, जो कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं। तो ये इस पिक्चर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जब आप इस सेंस में देखें, क्योंकि रशिया जो कि इस टाइम वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के ऊपर बैठा हुआ है, ऑयल की बात करें, रेयर अर्थ की बात करें, बहुत उनके पास, और लैंड मास की बात करें, और कहाँ से कहाँ उनके बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही नॉर्थ कोरिया और रशियन अलायंस होता है, दुनिया दुनिया के लिए मैं बात करता हूँ, काफी चिंता की विषय क्रिएट हो जाता है। रही बात जो पीस टॉक्स की हुई थी अलास्का में, हम लोग उसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे। उससे नेट अगर आप देखें, जो पब्लिश डाटा बताता है, बिकॉज आई वुड लाइक टू स्टेट, जो ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड है, कि ये रिकग्नाइज हुआ है कि उस समिट से हमें निष्कर्ष क्या मिला। उससे 2 चीजें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि पुतिन को फ्रंट लाइन मिला है, उसके लिए पीआर मच बेटर हो गया है, और यूक्रेन बैक फुट पे आ चुका है, और यूरोपियन यूनियन भी बैक फुट पे आ चुका है। मैटर ऑफ फैक्ट, मिलिट्री कंस्ट्रेंट्स अगर हम बात करें, तो डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन वो भी एक एजेंडा पे था। इसके अलावा बात की गई है कि हम यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कुछ तरीके की उनको प्रोटेक्शन का, कुछ तरीके की उनको वो देंगे, प्रोटेक्शन का बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होंगे यूरोपियन यूनियन के। और कहीं ना कहीं लैंड को वापस देना यूक्रेन के ऊपर, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ यूक्रेन, वो उनको लैंड वापस देना पड़ेगा। दनबास के एरिया जो आप समझते हैं, मैं खुद जा चुका हूं बहुत बारी वहां पे, वो मुझे नहीं लगता यूक्रेन देगा, क्योंकि अगर वो उन्होंने दे दिया, वो उनका फोर्ट्रेस है। तो आप टैंक सीधे रोल करके कीव आ सकते हैं, और कीव को मत भूलिए। अगर आप कीव आ गए, मैं बहुत बारी जा चुका हूं, आप सीधे रोल करके जर्मनी चले जाइए, आप फ्रांस चले जाइए, जहां आपको जाना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन के लिए वो एक तरीके का एक कैसल है, आप अगर इफ आई मे कॉल इट, डनबास के एरिया। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को पुश कर रहा है कि कुछ भी लैंड उस एरिया का मत दीजिए, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन के लिए इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है। आपने बिल्कुल सही बात बोली। ट्रंप ने कई महीनों पहले बोला था, इट्स गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, अगर आप मीडिया देखते हैं, कि मैं कोशिश कर रहा हूं। पिछले हफ्ते ही 7,000 लोग वहां पे मरे हैं, यंग सोल्जर्स, यूक्रेन और रशिया के अगर आप उठाकर देखें, तो एक दिन में 1,000-1,200 लड़के, यंग यूथ लोग मर रहे हैं, जो कि बहुत ही दर्दनीय बात है। और यूक्रेन डिस्ट्रॉय हो चुका है। और मैं तो आप ही के शो पे बार बार बोलता हूं, फ्यूचर में कहीं ना कहीं असेसमेंट होगा कि ज़ेलेंस्की ने क्यों ये डिसीजन लिया नेटो को ज्वाइन करने का, जिससे कि उस कंट्री की तबाही हो गई। ये हिस्ट्री विल जज वेदर ही वाज अ गुड लीडर और रॉन्ग लीडर, जिसने एक कंट्री को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज की डेट में अगर बात करें, $450 बिलियन का कॉस्ट लगेगा उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, और मैन लाइफ्स जो चली गई हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये बहुत सैड स्टोरी है। हम जिस भी एंगल से बात करें, कोई भी इंसान अगर इस वॉर को रोके,
नोबेल पीस प्राइज तो बहुत छोटी सी चीज है, इंसानियत के नाम पे इसको रुकना चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करता ये जो एएससीओ मीटिंग चाइना में हुई है, अगर वहां पे जेलेंस्की को इनवाइट करके एक तरीके का कॉमनैलिटी की गई होती है, एक बहुत ही वेलकमिंग थिंग है जो अभी पुतिन के उधर से आई है। उन्होंने बोला है वी हैव नो प्रॉब्लम, अगर जेलेंस्की मॉस्को आते हैं हम बात करने को तैयार हैं। तो अगर ट्रम्प इसके साथ पुश साथ करे पुतिन ने और यह भी कहा कि यूक्रेन, भारत और चीन के करेक्ट, शांति प्रयासों की हम तारीफ करते हैं। एग्जैक्टली ये पॉइंट आपको मुझे लगता है बहुत एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि डे वन से इंडिया का जो शांति प्रयास का अ, वो इनपुट है उसको कोई मीडिया नहीं कवर कर रहा। भारत की एक पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। और अगर आप ये देखिए ट्रेड निगोशिएशंस, इसके मैं आपको फिर आप कल ही मैंने बताया कि आप देखेंगे 3 से 6 महीने में ये 25% टैरिफ डिसअपियर हो जाएंगे भारत से। और भारत और अमेरिका का एक नेचुरल अलायंस है, उसको नहीं एक दो आदमी चार आदमी नहीं तोड़ सकते। और ये बिजनेस ड्रिवन है। देखिए मैं ओपनली बात करूं, मैं वॉल स्ट्रीट से कनेक्टेड हूं, मैंने ये बहुत क्लोजली स्टडी किया है, मैं स्टडी करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स। कंट्रीज रन लाइक कंपनीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सोशलिस्टिक हैं, आप पब्लिक स्कीम्स बनाइए, लेकिन पैसे नहीं, आपको ये कमाने ही देखिए, ये पड़ेंगे। अगर इकोनॉमिक पहलू है। आप कौल साहब, एंटी मैं बिजनेस काम करेंगे। एक सवाल जल्दी से ऐड कर दूं आपके लिए, उसको आप जल्दी से बता दीजिएगा, फिर मैं त्रिपाठी साहब के पास जा रहा हूं। आज की तारीख में अगर इंडिया यूएस टाइज बेटर होते, मोदी ट्रंप रिलेशनशिप बेटर होते, अच्छे होते, तो मैं दावे के साथ 110% कह रहा हूं कि आज जो चाइना में जो परेड हुई है, इस पर अमेरिका का कोई रिएक्शन नहीं आता और ना ही अमेरिका की तरफ से इस तरह का कोई थ्रेटनिंग वाली बात आती। 110% देखिए मैं आपको तो लिख के दे रहा हूं। मैं 1 मिनट में समराइज कर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा। आई एक्चुअली वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत अच्छा काम किया 10 साल में, लेकिन पिछले 30-40 साल में अपनी सप्लाई चेन्स को, अपनी स्ट्रेटेजिक एरियाज को और सप्लाई चेन के ऊपर काम ही नहीं किया था, जिसमें आप क्वांटम कंप्यूटिंग, आजकल की टेक्नोलॉजीज में आप, आई कैन गिव अ लेक्चर ऑन दिस। लेकिन अब भारत जाग चुका है, जागने का समय है। अपनी हमारी खुद की कंजम्पशन इतनी बड़ी है, आप जान के हैरान हो जाएंगे विवेक जी, आज एक यूएसबी भी चाइना से आ रही है। आपके कंप्यूटर के छोटे छोटे पोर्ट्स भी चाइना से आके असेंबल होते हैं बाहर। क्या वो बना नहीं सकते? हम मार्स पे एक रोवर भेज सकते हैं क्या? जी, हम ये हमारे छोटी यहाँ चीजें भी नहीं बना कौल सकते? साहब, आप तो शायद मोदी आपको जी ने पता होगा। आह्वान किया है जी, प्रोडक्शन, हमारे यहाँ। प्रोडक्शन की एक सेकंड, मुझे जी 10 सेकंड दीजिए। जी, प्लीज साहब। मोदी जी ने आह्वान किया है प्रोड्यूसर्स को आगे बढ़ के आने का, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को एक साथ आने का, लेकिन ईज हाँ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत अभी भी काफी काम करने को है। और मुझे कहीं ना कहीं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जी जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है उसको अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। आपके जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, ये आपको बताएंगे ब्यूरोक्रेसी ने कितना बकवास काम कर रखा है। हर एरिया के अंदर पॉलिटिशियन जो मर्जी कर ले, वहां पे एक वो रोड ब्लॉक लगा देते हैं। और आज भी अगर आप भारत के अंदर 17, आपको पता है लोन का क्या दर है आज की डेट में भारत के अंदर? 12 से 14%। चाइना में क्या है? 4 से 5%। आप कैसे कंपीट करेंगे? नहीं, हमारा वो तो कंपटीशन है, चाइना के साथ लेकिन होगा। अभी We should अभी एक learn from them. सेमिकॉन हमारे यहाँ चल रहा है, सेमिकॉन एब्सोल्युटली, मैंने देखा वो जी समिट, सेमीकंडक्टर का जो जिस पर कल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने भी बोला कहा वो। कि बेशक हम लेट हुए, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया के एग्जैक्टली, चिप से ही दुनिया चलेगी। एग्जैक्टली, चिप हमारा होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जी बहुत उन्होंने और कई सारी चिप्स जिस पर काम किए जा रहे हैं दिस उसको भी दिस इज इंट्रोड्यूस दिस इज किया अ है। वेकअप कॉल। उसको भी इंट्रोड्यूस किया है और उसमें बहुत जल्दी तेज गति से आगे बढ़ने की बात कही है। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो जेके त्रिपाठी सर के पास लेके जा रहा हूं। जेके त्रिपाठी सर, अगर यूएस और इंडिया के टाइज आज की तारीख में इसी तरह से जैसे 6 महीने 7 महीने पहले थे बेटर होते, तो आज अमेरिका की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आता कि हमें 3 देश मिलकर थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता कि हमारा भारत के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप में है, हम क्वाड में हैं और हम जो है इस दोस्ती के जरिए एशिया में एक स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करते हैं। जी विवेक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये रिश्ते सही होते तो कोई कारण नहीं था कि ये बयानात ना आते अमेरिका के। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अमेरिका में सबसे बड़ी पोस्ट पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो जिद्दी है, थोड़ा सनकी है और जिसका अहम बहुत बड़ा है, जिसका ईगो बहुत बड़ा है। ट्रम्प का ये ईगो ही था कि अगर आपसे प्रधानमंत्री ने नहीं बात की या आपने कहा, बार बार दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध आपने रुकवा दिया है और भारत ने नहीं माना आपके बार बार कहने के बावजूद, तो आपका अगर ये ईगो हर्ट हुआ तो आप उस पर कह रहे हैं कि नहीं, ये आप रूस से तेल ले रहे हैं इसलिए। अरे रूस से तेल हम ले रहे थे, हमसे ज्यादा चीन ले रहा था, आपने चीन का तो नाम नहीं लिया। आप अभी भी चीन के साथ आपका व्यापार हो, सबसे ज्यादा व्यापारिक घाटा आपका है। सिर्फ भारत के साथ आपका ट्रेड डिफिसिट नहीं, आपका भारत, चीन, फ्रांस,
रूस से तो कम हुआ है। ब्रिटेन, आपका 12 देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, और जापान के साथ, और हमें सिंगल आउट किया जा रहा है। तो ये चीज जो है, ये चीज, अब इस चीज को भी अगर भारत ने नहीं माना, इस चीज को भी हम प्रतिकार कर रहे हैं, इसके अल्टरनेटिव खोज रहे हैं, तो उनको और परेशानी हो रही है, इसलिए वो ये सारी चीजें कह रहे हैं। वैसे भारत अमेरिका के रिश्ते बुरे नहीं थे। देखिए, किसी भी दो देश के रिश्ते हर वक्त में हर क्षेत्र में अच्छे नहीं होते। अभी भी हमारे रिश्ते, भले ही ट्रेड रिलेशंस खराब हुए हो, आज की डेट में भी अलास्का में भारतीय और अमेरिकन सैनिक ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इवन व्हेन आई एम टॉकिंग ऑन बिल्कुल, एक एच। जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है, सही बात है। तो देखिए, आजकल अब विदेश नीति कंपार्टमेंटलाइज हो गई। हम्म। ये नहीं है कि अगर आपका ट्रेड खराब है, ट्रेड के रिश्ते खराब है, तो आपके हर क्षेत्र में रिश्ते खराब हो गए। अमेरिका के ताइवान को लेकर रिश्ते खराब है, लेकिन ट्रेड सबसे ज्यादा है। रूस को लेकर रिश्ते खराब है, रूस के ऊपर सैंक्शन लगा है, लेकिन रूस के साथ, रूस से फर्टिलाइजर और दुनिया भर का रूस सामान से सर, ये लकड़ी तकड़ी फर्नीचर वगैरह सब खरीद रहे हैं ये सब खरीद अमेरिका रहे हैं। वाले बैठ के। वेनेजुएला के साथ रिश्ते खराब है, लेकिन अभी हाल में ही 3 बड़े टैंकर्स जो हैं, वो स्पेशल वेवर फ्रॉम द फ्रॉम द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अमेरिका 3 के बड़े साथ अभी टैंकर। रिलेशन इंडिया के बेटर नहीं है। अभी जी का 141 हमने जेट इंजन का डील किया $1 बिलियन का। नहीं तो वही तो, ये और आपने ये ज्वाइंट एक्सरसाइज की बात बताई अभी। नहीं तो आपका, अगर आपने कहा भी पेट खराब है, पेट खराब है, सरदर्द की गोली क्यों खा रहे हो आप? डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही हिसाब किताब है। एग्जैक्टली, उस वो आदमी को ये नहीं मर्ज पता। कहीं और है, इलाज कहीं और कर रहे हैं। और उनके कई ऐसे सलाहकार हैं जो ट्रम्प से भी ज्यादा ट्रम्प बनते दिखना चाह रहे हैं। पीटर नवारो एक हैं, बेसेंट एक हैं, ये सब मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रम्प। एक कहानी मुझे याद आती है, वो कहानी मैं सुनाऊं, लेकिन पहले मैं सोई सर कुछ कहना चाह रहा हूं, रिएक्शन ले लूं। बहुत पुरानी और बड़ी अच्छी कहानी मैं बताऊंगा त्रिपाठी से, दर्शकों को भी सुनाऊंगा अभी। 4 लाइन की कहानी, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन सोई सर, अब सवाल यही है कि एशिया में अपने प्रेजेंस को क्या पाकिस्तान के भरोसे छोड़ेगा सीआईए और अमेरिका, या डोनाल्ड ट्रंप, या ग्लोबल साउथ में अपनी भूमिका कैसे वो करेंगे, खाड़ी देशों के भरोसे जहां पर उनके 9-10 एयर बेसेज हैं? व्हाट अबाउट डिप्लोमेसी, क्या हुआ कूटनीति का? अब चीन से डर लग रहा है उनको, डोनाल्ड ट्रंप साहब को। मैं ये नहीं कहता अमेरिका डर रहा, मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब घबराए हुए हैं। सोई सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, चेक कीजिएगा प्लीज। जी। जिस प्रकार से आज चीन ने विक्ट्री डे परेड में न्यूक्लियर ट्रायड का प्रदर्शन किया, ड्रोन्स का, लेजर वेपन्स का, रोबोट्स का, और जो हाई टेक सिस्टम्स को उन्होंने दिखाया एक तरफ, दूसरी तरफ जैसा भी आप बता रहे थे कि तीनों पावर्स, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इसके अलावा पाकिस्तान, वियतनाम और कई देशों के हेड वहां पे थे, जिसने की एक तरह से मैसेजिंग था दुनिया को, अमेरिका को, पश्चिमी देशों को, कि आज चीन की ताकत कितनी बढ़ गई है, उनकी रीच कितनी बढ़ गई है, और जो अमेरिका के जो एलाइज हैं खास तौर से साउथ चाइना सी में, उनके लिए भी एक मैसेज है कि हम आज, हमारी ताकत कितनी ज्यादा है। यहाँ पे दो बातें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नेचुरली कोई भी इस बात का संज्ञान लेगा, हमें भी लेना चाहिए संज्ञान, क्योंकि दोस्ती हो रही है, लेकिन इस तरह की अगर ताकत है तो क्या एक सैनिक होने के नाते में चीन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? अगर चीन पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखता है, चीन पाकिस्तान को सपोर्ट देता है, यूएन में पाकिस्तान को सपोर्ट देता है, आज भी अरुणाचल के गांव के नाम अपने नाम पर, गांव के नाम रखते हैं, भारत को घेरने की बातचीत चलती रहती है। अगर वो एक जिसको हम आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं उसको यूएन में बैन कर देता है, ऐसे में क्या हम चीन पे भरोसा करें? उनकी विस्तारवादी नीति है। तो हमें अलर्ट रहना है, हमें चौकस रहना है, लेकिन ये जो ताकत उनकी दिखाई है, ये मुझे लग रहा है दो बातें हैं। या तो ये प्रोजेक्शन है, एक तरह से दिखावा भी है, आज दुनिया को इतना कितना है ऑन ग्राउंड और कितना दिखा रहे हैं, एक बात ये है। दूसरी, क्योंकि चीन इस मामले में भी एक्सपर्ट है कि शो केसिंग, प्रोपेगेंडा, ये भी है। दूसरी बात अगर है, क्योंकि उन्होंने काफी टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों से ही चुराई हुई है, अगर है तो नेचुरली इसका संज्ञान लेना सही पूरी दुनिया के लिए बड़ा जरूरी है, और अमेरिका भी जरूर करेगा, क्योंकि
जो भारत को उन्होंने छोड़ा है, जो आपने सही बात की, क्या पाकिस्तान के भरोसे पर पूरा इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा? बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के द्वारा वो एक इनडायरेक्ट मिलिटेंट टेररिस्ट इस तरह के काम कर सकता है, इससे ज्यादा वहां पे उनकी क्षमता नहीं है। तो अगर कंट्रोल करना है तो भारत ही एक ऐसी इलाके में ताकत है जिसने चीन को गलवान में भी बताया, दिखाया किस प्रकार से हमने कैलाश हिल पे चढ़ाई की, किस प्रकार से उनकी पिटाई की। अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो चाइना के हमसे 3 गुना ज्यादा जवान मारे गए थे। तो ये बात चाइना भी समझता है, और यही कारण है कि चाइना भी एक तरह से खुशी खुशी आउट ऑफ द वे जाके भारत का स्वागत कर रहे थे कि कैसे, चाहे अमेरिका से नाराज हो गए कैसे है, ये हम इनको अपने साथ मिलाएं। और बहुत इससे ये समय है भारत का जो कूटनीति का सबसे बड़ा टेस्ट है कि अमेरिका को भी हमने अपने साथ रखना है, जो हमारी ये देश सबसे हितवादी बड़ा पॉलिसी है। फेल्ड स्टेप है सर एज अ डिप्लोमेट। और जैसा कि त्रिपाठी सर कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ना डोनाल्ड ट्रंप ना स्टेट्समैन है और ना ही वो डिप्लोमेट है, तो वो सिर्फ अपने ईगो मसाज के ऊपर चल रहा है। और इनकी जो टीम है ये इनको ऐसा ऐसा ज्ञान दे दे रही है कि ये खुद को ही खत्म करने में लग गए। कहानी कुछ ये है कि भाई एक राजा हुआ करता था और राजा ने एक बंदर पाला और बंदर को सेवक बनाया। तो बंदर राजा का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन राजा जी सो रहे थे और राजा जी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। तो राजा जी की नाक पर मक्खी बैठी तो सेवक परेशान हो गया, जो उनका बंदर था वो उड़ाने की कोशिश करे। एक बार उड़ाया, 2 बार उड़ाया, 3 बार उड़ाया, 4 बार उड़ाया, वो मक्खी हटी ही नहीं। सेवक यानी कि उस बंदर ने क्या किया, तलवार निकाला, नाक ही उड़ा दी। बोला ना नाक रहेगी ना मक्खी बैठेगी। तो ये है इनके कॉकस का हाल। ये इस तरह से सोचते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ही खत्म कर दो, सब्जेक्ट कहां बचेगा फिर। लेकिन क्या मैं चुग साहब से समझना चाहूंगा, क्या अब अमेरिका की डिप्लोमेसी ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान भरोसे है? पाकिस्तान को तो खुद का अपना भरोसा नहीं है। देखिए, ये जो आप बंदर वाली कहानी बता रहे थे, इसमें मैं एक स्टेटमेंट देता हूं। अभी जो जेफरी सैक्स की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जो नवारो है ना, हाँ। जिनको हम कहते हैं कि हार्वर्ड से पढ़े हुए पीएचडी हैं, ही हैज बीन द वर्स्ट स्टूडेंट एवर इन द बैच ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, जेफरी सैक्स की है। आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ऐसे ऐसे लोग रखे हुए हैं, और वो लोग रखे नहीं है एक्चुअली, वो ट्रंप ने भी रखे हुए। नहीं, हमें लेकिन सबको चोक पता साहब, मेरी कहानी का और पीट नवारो का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वो कहानी दर्शकों के मनोरंजन के लिए थी, दैट्स इट। हाँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नवारो साहब को भी ऑब्वियसली हमें पता है, जॉर्ज सोरोस साहब के आदमी हैं, स्कॉट बेसेंट भी वहाँ डीप स्टेट के प्लांटेड पर्सन है। एंड मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ दोबारा, हम यहाँ पे ये नहीं देखें कि यूएस के साथ हमारे रिलेशन टेम्पररी खराब हैं बिकॉज ऑफ सम डीप स्टेट एजेंडा, जिसको कई स्टेटमेंट्स के कारण हमारा खराब रिश्ता बन रहा है, जिसके कारण हम कहीं चाइना के एंगल में हम सपोर्ट नहीं चाह रहे, क्योंकि हमें चाइना के साथ भी कोई हमारी बनती नहीं है। हमें यह समझना जरूरी है, चाइना को अगर हम हिस्टोरिकली समझें, चाइना ओरिजिनल चाइना जो था वो हुआंग हे रिवर वाला था, और जहां जहां से उसकी कुटाई हुई थी ना, चाहे मंगोलिया था, जिंगजियांग था, या लेटर से नीचे जो तिब्बत था या नेपाल था, जहां जहां से उसकी कुटाई हो, उसने उसी के ऊपर ही कब्जा लाने की कोशिश करी। ये उसकी हिस्ट्री गवाह है। एंड आज की डेट में एज वी स्पीक, चाइना की इकोनॉमी अंदर से उसकी पतली हालत हुई है, जिसके बारे में अभी इकोनॉमी धीरे धीरे करके, जब इकोनॉमिक डाटा वो अपना तो रिलीज करता है, जो अपना दिखा के रिलीज करता है, मगर अंदर पहला पॉइंट इकोनॉमिकली डेड हो गया है, जो कि डेड इकोनॉमी ट्रम्प साहब को उसके लिए बोलना चाहिए था। दूसरा, वाइसा वर्सा मूडीज की स्टेटमेंट आ रही है कि भैया यूएस में 1/3 ऑफ यूएस ऑलरेडी रिसेशन में घुस चुका है, बहुत हालत खराब है। यानी कि ये दोनों इकोनॉमीज जो अपने आप को सुपर पावर क्लेम कर रही हैं, भाई दोनों अंदर से खोखली हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चाइना के पास 3rd जनरेशन फाइटर होएगा ना, वो कहेगा 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर, हमने उसको दिखा दिया। और यूएस के F-16 हमने भाई रिपेयर हैंगर में उड़ा दिया, उसकी टेक्नोलॉजी उड़ ही नहीं पाई। यानी कि हम ये कहने, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा चाइना भी कोई निजी दोस्त नहीं है। ना वो तो कभी रहेगा ही नहीं। वो नेचुरल अलाय आपका वैसे भी नहीं बन सकता, वो नेचुरल कॉम्पिटिटर है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। यूएस भी हमारा ट्रांजैक्शनल अलाई बना है, वो भी अभी रीसेंट टाइम में, जब ट्रंप पिछले टेन्योर में आए थे, जब वो हाउडी मोदी हुआ था। रीसेंट टाइम्स में ऐसा नहीं हो रहा है। अब आते हैं इसी के ऊपर, जरा थोड़ा ध्यान से समझते हैं इकोनॉमिकली, जहां पे ट्रंप डर रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी जिक्र किया था, ट्रंप साहब को यह पता है कि नेक्स्ट विद इन 6 months, मार्च 2026 तक $9 ट्रिलियन ऑफ डेट जो यूएस का है, उसकी रिडेम्पशन का तारीख आ रही है।
जिसमें से $6 ट्रिलियन इसी साल है, यानी कि 2025 में। इसके बायर्स नहीं हैं। आप समझो, एक देश का प्रेसिडेंट को पता है कि भाई मेरे को अगर लोन लेना और लोन की रीफाइनेंसिंग करनी है, रीफाइनेंसिंग के मेरे पास पैसे नहीं है और $9 ट्रिलियन का रीफाइनेंसिंग करना पड़ेगा, जो कि आज तक मैं करता आया। कभी चाइना खरीद लेता था, कभी जापान खरीद लेता था, कभी रशिया खरीद लेता था, कभी भारत खरीद लेता था, और आज के डेट में चाइना ऑलरेडी $1.5 ट्रिलियन से $750 बिलियन पे आ गया है। जापान भी चलो $1.5 ट्रिलियन पर बैठा है, मगर वो खरीदना चाहता नहीं है, उसको जबरदस्ती कराया जा रहा है, और एक बार उसको जापान को भारत ने अच्छी दोस्ती दिखाई, जापान भी छोड़ देगा। तीसरा, भारत ने पिछले 3 दिनों में अपने US डॉलर रिजर्व्स बेचने शुरू कर दिए हैं, एंड हमने ऑलरेडी स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने शुरू कर दिए कि भैया रुपी में ट्रेड करेंगे, हमें डॉलर नहीं चाहिए। रशिया ने ऑलरेडी मना कर दिया कि भैया मेरे को तो सैंक्शंस लगा रखी हैं। वहां पे जो कार्टर साहब हैं, जो कार्ली साहब हैं, जो कनाडा वाले और जो यूरोप वाला, यूरोप भी अब ट्रंप के अगेंस्ट हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने यूरोप को कह दिया भैया तुम ही लड़ लो रशिया से, मैं तो बीच में आऊंगा नहीं, मैं सिर्फ हथियार दे दूंगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इवन वो ये भी कह रहे हैं कि भारत से भी आप अपनी रिलेशनशिप खराब कर लीजिए, हम अपने हिसाब से तय करेंगे, आपके हिसाब से तय नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो यानी कि उनका जो डर है, नॉट बिकॉज ऑफ द मिलिट्री माइट व्हाट चाइना वाज डिस्प्लेइंग, क्योंकि अगर ट्रंप या यूएस ताइवान में प्रेजेंस में नहीं आता तो चाइना उसके ऊपर क्यों हाथ पांव मारेगा। बट जो चैलेंज उनके लिए वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं डिक्लाइन है, जिसके कारण ये जो सारी एलाइज हैं, अगर ये बिजनेस रिलेशनशिप अपना कर देंगे, 20% या 25% ऑफ जीडीपी एससीओ जो नेशंस हैं ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड अगर ब्रिक्स की हम बात करें वो भी ऑलमोस्ट 50-60% में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, बिकॉज इज बिजनेसमैन, जैसे कि सोई साहब ने भी कहा भाई बिजनेसमैन है, त्रिपाठी साहब ने भी कहा बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शनल बिजनेसमैन है। और ये याद रखना है, ट्रंप साहब को जितने भी इनहेरिटेड बिजनेसेस मिले थे उसमें से 40-50% बिजनेसेस को वो ऑलरेडी बैंकरप्ट कर चुके हैं। सो ही इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन, ही इज अ ट्रांजैक्शनल बिजनेसमैन, बट ही इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन। अब आते हैं क्रिप्टो में, जहां पे वो पैसा कमाना चाहते हैं, वहां पे वो क्रिप्टो एसेट्स का बोलबाला करके पाकिस्तान को क्रिप्टो हब ऑफ साउथ एशिया बनाना चाहते हैं। इसलिए उनकी प्यार मोहब्बत पाकिस्तान का ज्यादा है, जो कि दोबारा देखने को मिलेगी, और चाइना की भी प्यार मोहब्बत पाकिस्तान से ज्यादा है, जो कि दोबारा देखने को मिलेगी। इसलिए मेरे को लगता है यूएस वर्सेस चाइना, हम किसके साथ खड़े हैं? मेरे को लगता है हम रशिया के साथ खड़े हैं, सिंपल है। सही बात है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि भाई हमारा जो नेचुरल अलाय है शुरुआत से जो रहा है वो रशिया रहा है, और रशिया ने कई बेहतरीन मौक़ों पर हमें सपोर्ट किया, बहुत दुर्लभ मौक़ों पर भी हमें सपोर्ट किया। और 1971 की कहानी कौन नहीं जानता, जब अमेरिका से फ्लीट रवाना हो गई थी भारत के लिए, उसके बाद भी रशिया जो था। एंड दूसरा आने वाले समय में एक जो अलाई रहेगा वो हमारा इजराइल रहेगा। एग्जैक्टली। मैं कौल साहब के पास जा रहा हूँ। कौल साहब, व्हाट नेक्स्ट? अमेरिका तो अलग थलग डोनाल्ड ट्रंप की नीति की वजह से, एशिया में उनका अलाई पाकिस्तान बच गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो भाई मोहम्मद यूनुस होगा जो CIA का खास एजेंट है, जैसा बताया जाता है, स्पेशल एजेंट भी उसे कहते हैं लोग, कि नोबेल दिलाने में भी US का एक बड़ा रोल था उसमें। कैसे ग्लोबल साउथ साधेगा अमेरिका? व्हाट अब क्वाड का क्या होगा? पहले तो मुझे आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और मैं खुद हार्वर्ड की सर्टिफिकेशन है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज एक्सीलेंट देयर। लेकिन जोक्स अपार्ट, देखिए जैसे अभी कुछ पैनलिस्ट ने बोला, मैं एग्री करता हूँ, भारत और यूएस के रिलेशन पिछले 25 साल से बहुत इन पे काम हो रहा है, और ये 1, 2, 3, 4 महीने में डिरेल नहीं होंगे। इसमें कई सारे सब सेक्टर कंपार्टमेंटलाइज हैं, जिसमें से एक जियो पॉलिटिक्स है, एक डिफेंस है, एक टेक है, एक हेल्थ केयर है। तो आप हर चीज को, और फिनटेक है, इसको आप हर चीज को डिसरप्ट नहीं कर सकते। ये बात सही है कि कुछ ऐसे एंकरिंग फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रबल में ला रहे हैं, जिसमें से एक इमिग्रेशन पॉलिसी और लीगल इमिग्रेशन को रिफाइन करना, और इसमें डेफिनेटली 70% H1B वीजा भारतीयों के पास है, उस पर भी इश्यूज आ रहे हैं, ये बात सही है। और AI डिसरप्शन, अब साथ में ये जियो पॉलिटिक्स से परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट हो चुका है। लेकिन मैं आपको और आपके दर्शकों को अगेन ये बात बोलता हूं, ये टेम्पररी फेज है। आप दोबारा देखेंगे कि भारत और यूएस के टाइज दोबारा इंप्रूव होंगे। क्या भारत और चाइना के टाइज इंप्रूव होने चाहिए? एब्सोल्युटली। इफ यू आस्क मी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देयर शुड बी नो रीजन कि इंडिया एंड चाइना शुड बी एडवर्सरी। वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन चाइना और इंडिया में है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को 9 से 10% के रफ्तार से ग्रो किया था कुछ दशक पहले। भारत को अगर आज अपने यूथ को एम्प्लॉय करना है, 8.5% की रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट। देखिए एक बड़ी न्यूज भी अभी लगातार चल रही है, वो भी दर्शकों को मैं कोट कर दूं। 22 सितंबर से भारत में बस 2 GST स्लैब होगा, एक 5% और एक 18%। बाकी के जो 2 स्लैब्स थे उनको खत्म कर दिया गया है। 22 सितंबर से नए GST आपके स्लैब्स प्रभावी हो जाएंगे। इसको भी थोड़ा ऐड कर दीजिएगा प्लीज। एब्सोल्युटली।
बिल्कुल सही। और मैं थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड से समझाता हूँ। देखिए, भारत के चैलेंजेस ही बिल्कुल अलग हैं। 1.5 बिलियन लोग हैं। अभी भी भारत 80 करोड़ लोगों को राशन और ये सब सोशलिस्टिक स्कीम में पैसा लगाती है। तो काफी पैसा उनको डाइवर्ट करके सोशलिस्टिक स्कीम में लगाना पड़ता है। ये जो पेट्रोल सस्ते से हमें मुनाफा हुआ 10 से 11 बिलियन डॉलर का, वो भी सोशलिस्टिक स्कीम में लगा। चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, उनके पास बिल्कुल डिफरेंट डायपाजोन है। उन्होंने, अगर आपको याद हो, 9 करोड़ लोगों को एक साथ फायर कर दिया था, 90 मिलियन लोगों को, और बोला था अपनी जॉब्स खुद ढूंढिए। ये हिस्ट्री का फैक्ट है। और ये भी फैक्ट है कि चाइना इज द वन कंट्री, आई एम नॉट अ प्रो चाइना गाय, पर फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ, जिसने सबसे ज्यादा लोअर क्लास लोगों को मिडिल क्लास में पहुंचाया। ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर एक कंट्री को ग्रो करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान करना है, जिसमें जीएसटी आप देख रहे हैं। इसके बाद लेंडिंग ऑफ मनी, बिल्कुल क्वालिटी लोन्स होने चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। और माइक्रो इंडस्ट्री और एमएसएमई, जो भारत की एक बैकबोन बन सकती है, उसको प्रमोट करना चाहिए। और सप्लाई चेन्स अपने अंदर, और अपनी खुद की कंजम्पशन को कैसे आप फीड कर सके। और क्या, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का अगर आप डेफिसिट देखें, चाइना के साथ भी बहुत बड़ा है ट्रेड डेफिसिट। मैंने कल भी बताया था, रशिया के साथ है, यूएई के साथ है, सऊदी के साथ है। क्या हम इनसे तेल ले रहे हैं, क्या हम इन्हीं चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्या जो अमेरिका में चीजें जा रही थी, क्या वो डाइवर्स, हमें अपनी एक लेकिन सेकंड कौल मार्केट साहब, अपनी ढूंढनी तो पड़ेगी, जैसे इसमें तैसे कोई दो थोड़ी राय नहीं। ऐसे है, वैसे ट्रम्प साहब क्या करेंगे? मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, हमारे देखिए, अमेरिका के साथ टाइज एकदम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गलवान हुआ चाइना के साथ, फिर भी पीएम मोदी गए कुछ सालों के बाद, हमने उनसे टाइज बेहतर करने की देखिए, कोशिश की। अमेरिका के साथ दोबारा ये देखिए, कोशिश होगी, लेकिन ट्रम्प भारत साहब की जब तक रहेंगे तब भारत तक ये मुश्किल लगता है। एक पॉइंट बताता हूं, भारत की लीडरशिप बहुत अच्छा, इस टाइम बहुत अच्छा काम करी। आई विश इट वाज डन 25 इयर्स अगो। इस टाइम वो अपने आप को बिग टाइम डाइवर्सिफाई कराना चाहते हैं। हमें बायर्स चाहिए। अगर हमें अपने यूथ को इंप्लॉय करना, हमें प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना है। एआई तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन प्रोडक्शन है बनना, एटलीस्ट अपने आप को तो हम खुद सेल्फ सस्टेन कर लें, जी उसी से आप देखेंगे। देखिए, एक फैक्ट है, आपको सुन के अच्छा नहीं जी। लगेगा। आप दुनिया की 5 इकोनॉमीज पकड़िए, हाँ। आप खुद अपनी रिसर्च करिए, उसके अंदर पर कैपिटा इनकम चेक करिए। भारत चौथी स्थान पे है, लेकिन पर कैपिटा इनकम $2200 है, जो 10x कम है नेक्स्ट ऊपर वाले से। तो जब भारत के एक आम आदमी की नेट इनकम पर ईयर 15 से 20 हजार डॉलर होगी, तो आप सोच सकते हैं कहां जी पे ग्रोथ जल्दी से, जाएगी। अमन साहब आपको कुछ अभी भी कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड सर डिस्क्रिपेंसी प्लीज। है। अमन साहब, ठीक है, अमन साहब जल्दी से 10 सेकंड। सॉरी टू से, मगर ये जो पर कैपिटा इनकम का जो राग है ना, ये कैपिटलिज्म मॉडल ने दिया इन डॉलर टर्म्स। डॉलर की वैल्यू, डॉलर का वर्चस्व डी डॉलराइजेशन से धीरे करके हल्का हो रहा है। न्यू एज में पर कैपिटा डॉलर नहीं, पर कैपिटा गोल्ड की बात होगी। एंड पर कैपिटा गोल्ड की ही बात होती थी सनातन मॉडल में भी। ये सब कैपिटलिज्म और सारा कम्युनिज्म मॉडल का देन है। पर कैपिटा इनकम इन डॉलर टर्म्स, जो कि पहले डॉलर से पहले पाउंड में था, पाउंड से पहले जितने डच डॉलर गिल्डर में था, जी उससे पहले वो फ्रेंच फ्रैंक में था। ये सब कहानी, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी गोल्ड 17th स्टैंडर्ड, सेंचुरी 18th सेंचुरी, गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी का क्या हुआ? इस पे ये भी सवाल आएगा ना फिर सर। अमेरिका ने जितने करेंसी छापे, क्या उतना गोल्ड भी है उनके पास? है गोल्ड स्टैंड 17th 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरी कर ली। अब एंड उसके बाद कह दिया भैया गोल्ड सारा हमारे पास आ गया। उसके अगेंस्ट उन्होंने करेंसी छाप दी, करेंसी को ठीक है। कॉल साहब जल्दी 10 सेकंड प्लीज, अब बिल्कुल समय मेरे को नहीं। लगता है कि पर कैपिटा इनकम की बात नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, गोल्ड को करेंसी बैक से 1971 में हटा दिया गया था निक्सन के द्वारा, ये एक फैक्ट है। नंबर 2, पर कैपिटा इनकम की बात आप डॉलर में ना करिए, बिटकॉइन में करिए, आई डोंट केयर, लेकिन इस एक मीन एवरेज आदमी की इनकम भारत में बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और देखिए, इंडिया की इकोनॉमी की रफ्तार तो बहुत फास्ट है। 6.8 to 7 प्लस जीडीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारा आया है, हम तो उस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। टेंशन अब डोनाल्ड ट्रंप को लेनी चाहिए, जो कि वो ले भी रहा है, और वो चाइना की मिलिट्री को देखकर कह रहे हैं कि हमें थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।